यहीं थे भाई, अपन महाराणा प्रताप पे पहुंच गए थे। महाराणा प्रताप 1572 से 1597। महाराणा प्रताप के पिता का नाम उदय सिंह। उदय सिंह महाराणा प्रताप के पिता थे भाई। महाराणा प्रताप की जो माता थी, उसकी माता का नाम था जवंता बाई। ये जवंता बाई का पुत्र था महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप जो जवंता बाई के पुत्र थे, इस महाराणा प्रताप जब इस उदय सिंह की मृत्यु हुई थी, और उदय सिंह की मृत्यु हुई थी गोगुंदा में, मतलब इसका दाह संस्कार हुआ था गोगुंदा में। गोगुंदा पड़ता है उदयपुर में। गोगुंदा उदयपुर में उदय सिंह का दाह संस्कार हुआ था। तब उस समय ये परिस्थिति थी कि ये महाराणा प्रताप तो एक सैन्य अभियान पर गए थे। महाराणा प्रताप की एक और पत्नी थी जिसका नाम था धीरबाई। महाराणा प्रताप की ही एक पत्नी थी, नाम था धीरबाई। और धीरबाई से जो पुत्र पैदा हुआ था उसका नाम था जगमाल। क्या होता है कि ये महाराणा प्रताप धीरबाई से ज़्यादा लगाव रखते थे, इसलिए धीरबाई के कहने के अनुसार जगमाल को राजगद्दी दे दी। और इस समय ये महाराणा प्रताप जो थे, ये एक सैन्य अभियान पर गए हुए थे। जब धीरबाई ने जगमाल को राजगद्दी दिलवा दी और उदय सिंह की हो जाती है मृत्यु। उदय सिंह का दाह संस्कार किया गया था कहाँ पर? गोगुंदा में। गोगुंदा उदयपुर में दाह संस्कार हो रहा था। तब ये जगमाल जो था, ये अपने पिता के दाह संस्कार में ही नहीं पहुंचा। जबकि महाराणा प्रताप सैन्य अभियान, जैसे ही महाराणा प्रताप को समाचार मिले, वो सैन्य अभियान छोड़कर इस जगह पहुंचते हैं गोगुंदा में। तब गोगुंदा में यहाँ इसके जयवंता बाई के पिता अखेराज चौहान थे। उस अखेराज चौहान ने यहाँ इस बात का ऑब्जेक्शन कर दिया कि जगमाल जिसको गद्दी दी है वो योग्य नहीं है। तब इस महाराणा प्रताप का राजतिलक किया गया था। तो महाराणा प्रताप का राजतिलक भी कहाँ हुआ था? गोगुंदा में। महाराणा प्रताप का राजतिलक, महाराणा प्रताप का राजतिलक जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? गोगुंदा। इसका राजतिलक गोगुंदा में 28 फरवरी 1572, ये डेटें पूछते भाई। 28 फरवरी 1572 को महाराणा प्रताप का राजतिलक हुआ था। कहाँ हुआ था? गोगुंदा। गोगुंदा उदयपुर में ही उदय सिंह की मृत्यु हुई थी और मृत्यु के बाद दाह संस्कार हुआ था। उदय सिंह की छतरी पूछ ले तो गोगुंदा उदयपुर में। और गोगुंदा में ही जब दाह संस्कार में ये जगमाल नहीं पहुंचा तो वहाँ गोगुंदा में ही राजतिलक किया गया था। किसका? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का जन्म, महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था कुंभलगढ़ दुर्ग में। कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक महल है जिसको बोलते हैं बादल महल। इस बादल महल में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540। 9 मई 1540, कई बार ये भी डेट पूछी है। 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था कुंभलगढ़ दुर्ग में। और कुंभलगढ़ दुर्ग में जो महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था वो 9 मई 1540 को हुआ था। इस महाराणा प्रताप के बचपन का नाम, बचपन में इसको जिस नाम से पुकारते थे वो नाम था कीका। और कीका नाम इसके आदिवासी भील मित्र थे। वो आदिवासी जो भील थे, उन भीलों के द्वारा, आदिवासी भीलों द्वारा इसका बचपन का नाम क्या दिया गया था? कीका। कीका बचपन का नाम था। आदिवासी भीलों द्वारा इसका नाम कीका दिया गया था बचपन में। इस महाराणा प्रताप को कुछ उपाधियां दे रखी थी। उपाधि जैसे इसको बोलते हैं मेवाड़ का शेर, एक उपाधि ये। दूसरा मेवाड़ केसरी। तीसरा हल्दी घाटी का शेर। मेवाड़ का शेर, मेवाड़ केसरी और हल्दी घाटी का शेर।
मेवाड़ का शेर, मेवाड़ केसरी और हल्दी घाटी का शेर किसे कहते हैं? महाराणा प्रताप को। इस महाराणा प्रताप जब गद्दी पर था, इसके समय की घटना क्या थी? देखो, इधर महाराणा प्रताप 1572 में राजगद्दी संभालते, और जब राजगद्दी संभाली महाराणा प्रताप ने, तो इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग मतलब मेवाड़ का राजा बन गया महाराणा प्रताप। इसके समय दिल्ली में मुगल वंश का राजा आ गया था और उसका नाम था महान सम्राट अकबर। अकबर दिल्ली में आ चुका था। भाई, बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी, बाबर के बाद हुमायूं, और हुमायूं के बाद पुत्र कौन आ गया था? अकबर। अकबर ने सुलह कुल की एक नीति के तहत सभी रियासतों को इस सभी रियासतों को मुगलों के अधीन होने का आदेश दे दिया था कि सभी रियासत मुगलों के क्या होंगी? अधीन होंगी। महाराणा प्रताप को भी यह आदेश आया था, परंतु महाराणा प्रताप ने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने से क्या कर दी? मना कर दी। अब जब इस महाराणा प्रताप ने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के लिए मना कर दिया, तो इसने इस महाराणा प्रताप को समझाने के लिए महाराणा प्रताप को समझाने के लिए दूत भेजे थे। ये दूतों का जो क्रम था वही कई बार एग्जामों में क्वेश्चन बनाए। महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर ने जो दूत भेजे थे, उन दूतों में सबसे पहले गया था जलाल का। सबसे पहले जो दूत गया था वो दूत था जलाल का। जलाल खां सबसे पहले गया था। जलाल खां के बाद मान सिंह कच्छवा, फिर गया भगवंत दास, और फिर चौथे नंबर पे गया था टोडर मल। ये ध्यान रखना, ये चार क्रम से चार दूत अकबर की तरफ से भेजे गए थे महाराणा प्रताप को समझाने के लिए। और वो चार दूत जो थे, उनमें एक समझाने के लिए जो दूत भेजे थे, एक भेजा जलाल खां, दूसरा भेजा मानसिंह कच्छवा, तीसरा भेजा भगवंत दास और चौथा भेजा टोडरमल। ये चारों मतलब अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, जिनमें से 4 रत्न ये थे। मानसिंह कच्छवा मात्र 12 वर्ष की उम्र में अकबर की सेवा में चला गया था, ये कच्छवा वंश से, आमेर से। तो ये 4 दूत भेजे थे। सबसे पहले भेजा जलाल खां, फिर भेजा मानसिंह कच्छवा, फिर भेजा भगवंत दास और सबसे अंत में गया टोडरमल। जलाल खां गया, जैसा गया वैसे ही वापस आ गया। फिर इसने मानसिंह कच्छवा को भेजा था, क्योंकि मानसिंह और महाराणा प्रताप दोनों बचपन के से ही बहुत घनिष्ठ मित्र थे। अकबर समझता था कि अगर मैं मानसिंह को भेजूं तो शायद महाराणा प्रताप अपनी अधीनता स्वीकार कर ले। पर जिस समय मानसिंह इस मुगल वंश से और मेवाड़ के यहाँ आता है, तो मेवाड़ में इस समय महाराणा प्रताप पिछोला झील पर भ्रमण कर रहे थे। महाराणा प्रताप इस समय पिछोला झील पर थे और मानसिंह कच्छवा इनको अधीनता का न्योता लेकर आते हैं। इसका मानसिंह कच्छवा का जब आना हुआ तो महाराणा प्रताप का पुत्र था अमर सिंह। उस अमर सिंह महाराणा प्रताप के पास पिछोला झील पहुंचते हैं और इसको सूचना देते हैं कि आपके घनिष्ठ मित्र मानसिंह कच्छवा मेवाड़ दरबार में पधारे, तो आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। इधर प्रताप समझ गया इस बात को कि ये मुगलों की तरफ से अधीनता का न्योता लेके आए, तो इसने क्या कहा कि ऐसा करना, सहसम्मान उनका मेहमान नवाजी में उनको रखना और उनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए और मैं उनके सामने नहीं आऊँगा। महाराणा प्रताप भी जानता था अगर मैं मानसिंह कच्छवा के सामने गया तो हो सकता है कि मुझे अधीनता स्वीकार करनी पड़ जाए। इस वजह से इसने क्या है कि उसके सामने ही नहीं गया। जब महाराणा प्रताप के यहाँ पर मानसिंह कच्छवा रुका और रुकने के बाद जब वो आया ही नहीं उसके सामने, सुबह भी नहीं आया, शाम को भी नहीं आया, सुबह फिर दोबारा खाने पर मिले तो उसके सामने अमर सिंह आता था बार बार, महाराणा प्रताप नहीं आया। मानसिंह कच्छवा ने पूछा कि प्रताप कहाँ है, तो उसने कुछ ऐसा बहाना लगा दिया कि नहीं है वो मौजूद। तो इस बात को मानसिंह कच्छवा समझ गया था कि ये मेरे सामने नहीं आना चाहता। तब मानसिंह कच्छवा ने
वहीं बिना खाना खाए इस मेवाड़ दरबार से चला जाता है और जाकर इसने कहा कि अग्रिम मुलाकात प्रताप से कह देना कि युद्ध रण क्षेत्र में होगी और अकबर की तरफ से जो आक्रमण होगा ना उसमें सेनापति बन के मानसिंह कच्छवा ही आएगा। ये चला जाता है, फिर भगवान दास को भी भेजता है अकबर और फिर टोडरमल को। चारों अपने इस प्रयास में विफल होते हैं, महाराणा प्रताप से अधीनता स्वीकार नहीं करवा पाते। इसके बाद ये अकबर अपनी सेना को तैयार करता है। अकबर अपना दूत बनाकर, अपनी सेना का नायक बनाकर आसफ खां को सेना का दायित्व देता है। आसफ खां, जब आसफ खां को सेना का दायित्व दिया तो मानसिंह कच्छवा बड़े दरबार में खड़े हो गए। मानसिंह कच्छवा ने कहा कि मैं युद्ध लड़ने जाऊंगा। तब आसफ खां और मानसिंह कच्छवा और आसफ खां दोनों मुगल सेना का नेतृत्व संभालते हैं और ये दोनों किस मैदान में आते हैं? हल्दी घाटी के मैदान। हल्दी घाटी के मैदान में एक तरफ मानसिंह कच्छवा और आसफ खां दोनों की तरफ से सेना आ जाती है, इधर महाराणा प्रताप भी अपनी सेना को। ये हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था, अपनी कंपटीशन की गाइडें 18 जून 1576 लिखती है, पर गोपीनाथ शर्मा एक साहित्यकार हुए, इतिहासकार हुए जिनका नाम है गोपीनाथ शर्मा। उस गोपीनाथ शर्मा के अनुसार हल्दी घाटी युद्ध की डेट है 21 जून 1576। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ चुका है, आरपीएससी ने 21 जून 1576 को माना। अगर ऑप्शन में ही नहीं है 21 जून 1576 तो आप 18 जून 1576 रख सकते हो। 21 जून 1576 के दिन ये हल्दी घाटी का युद्ध होता है और हल्दी घाटी के युद्ध में ये मानसिंह जो कच्छवा था, ये मानसिंह कच्छवा एक हाथी पर था। उस हाथी का नाम ध्यान रखना मर्दाना। पिछली बार रीट में यहाँ से क्वेश्चन उठा लिया था, शिक्षक भर्ती में यहीं से क्वेश्चन उठाया था कि ये महाराणा प्रताप के हाथी का नाम। भाई हर सबके पास हाथी थे, महाराणा प्रताप के पास एक घोड़ा भी था, घोड़े का नाम था चेतक। सही नाम उसका चेतक है पर उसको धीरे धीरे चेतक कर दिया, ठीक है। सही नाम उसका साइंटिफिक नाम चेतक है। चेतक महाराणा प्रताप का घोड़े का नाम था। महाराणा प्रताप के पास एक हाथी भी था जिसका नाम था हवाई हाथी। क्या नाम था? सॉरी, हवाई हाथी नहीं, राम प्रसाद। क्या नाम था? राम प्रसाद। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था राम प्रसाद। बाद में इसको अकबर ले जाता है और इसका नाम करेगा पीर प्रसाद। राम भगवान राम के नाम पर हिंदुओं का भगवान राम और पीर मुसलमानों का होता है, तो राम प्रसाद का नाम बदलकर ये पीर प्रसाद कर देता है। अकबर ने पीर प्रसाद किया था। इस महाराणा प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद था, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक। भाई इस मानसिंह आया था जिस हाथी पर, उसका नाम था मर्दाना, और अकबर का जो हाथी था उसका नाम था हवाई हाथी। अकबर के पास हवाई हाथी था, इसके अलावा और भी हाथी थे, गजमुक्ता, गजामुखी, गजरूढ़, गजमुक्ता, गजामुखी, गजरूढ़, ये सब हाथियों के नाम थे। अकबर के हाथियों का नाम हवाई हाथी मुख्य हाथी था, गजयुक्ता, गजामुखी, गजारूढ़, ये सब अकबर के हाथी थे। मानसिंह के हाथी का नाम मर्दाना, इसके अलावा महाराणा प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद, और हल्दी घाटी के युद्ध में राम प्रसाद को अकबर साथ में ले जाता है और इसका नाम क्या कर देता है? पीर प्रसाद। इसके घोड़े का नाम क्या था? चेतक। हल्दी घाटी का युद्ध जो होता है इसमें महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति कौन था? आप में से कोई भी आंसर दे। महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति, जैसे अकबर की सेना तो आसफ खां और मानसिंह कच्छवा के नेतृत्व में आई थी। ये 21 जून 1576 हल्दी घाटी के मैदान में ये एक ऐसा भीषण युद्ध हुआ था जिसमें इसका सेना का सेनापतित्व जो संभाला था वो एक मुसलमान था, हाकिम खां सूरी। नाम ध्यान रख लेना इनके, हाकिम खां सूरी, ये महाराणा प्रताप के सेनापति का नाम था। और इस महाराणा प्रताप जब इस युद्ध में, हल्दी घाटी के युद्ध में मूर्छित हो जाते हैं तो इसका राजछत्र जो धारण किया, वो राजछत्र धारण करने वाला राजपूत एक सरदार था जिसका नाम था झाला वीदा। जैसे सांगा का झाला
अज्जा ने राजछत्र धारण किया था, वैसे ही इस युद्ध में घायल हो जाते हैं महाराणा प्रताप। और महाराणा प्रताप घायल होते हैं तो झालावीदा हल्दी घाटी के युद्ध में इसका राजछत्र धारण करते हैं। पर ये सारी बातें आपको याद रखनी है। महाराणा प्रताप के सेनापति का नाम क्या था? हाकिम खां सूरी। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद। अकबर ने उसका नाम क्या कर दिया? पीर प्रसाद। इस महाराणा प्रताप का राजछत्र किसने धारण किया? झालावीदा ने। महाराणा प्रताप पर आक्रमण करने आसफ खां और मानसिंह के नेतृत्व में आई थी सेना। मानसिंह किस हाथी पर आया था? मर्दाना। और अकबर किस हाथी पर आया था? हवाई हाथी पर। इसके अलावा हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था 21 जून 1576 को हुआ था। इस हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल जेम्स टॉड ने, जब कर्नल जेम्स टॉड आए और उस कर्नल जेम्स टॉड ने इसे मेवाड़ का थर्मोपल्ली किस युद्ध रण क्षेत्र को कहा? हल्दी घाटी को। किसने कहा है? कर्नल जेम्स टॉड ने। कर्नल जेम्स टॉड ने मेवाड़ का थर्मोपल्ली कहा। इसके अलावा बदायूनी, ये एक साहित्यकार था जिसने इसको खमनौर का युद्ध कहा। खमनौर का युद्ध। इसके अलावा इसी को बोलते हैं गोगुंदा का युद्ध। गोगुंदा का युद्ध, खमनौर का युद्ध और थर्मोपल्ली का युद्ध, ये इसी हल्दी घाटी के युद्ध को इन नामों से भी जानते हैं। मेवाड़ का थर्मोपल्ली का युद्ध, खमनौर का युद्ध, या फिर क्या बोलते हैं? गोगुंदा का युद्ध। भाई इस युद्ध में, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की हार हो जाती है। महाराणा प्रताप फिर भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करते। महाराणा प्रताप मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के बजाय अपने इस मेवाड़ के क्षेत्र को ही छोड़ देते हैं और छोड़कर इधर सचिया की पहाड़ियां पड़ती हैं। सचिया की क्या पड़ती है? पहाड़ी। आज वर्तमान जालौर से लेकर पाली तक सचिया की पहाड़ियों की स्थिति आती है। ये महाराणा प्रताप अपने मेवाड़ रियासत को छोड़ देता है और इन सचिया की पहाड़ियों में चला जाता है। सचिया की पहाड़ियों में इसके आदिवासी, एक भील इसका मित्र था, आदिवासी भील मित्र था जिसका नाम था पूजा भील। इसके साथ एक भील सेना भी थी, उसका नेतृत्व ये पूजा भील करता था। ये पूजा भील ने अपनी पूरी भील सेना इस महाराणा प्रताप के साथ कर दी और पूजा भील जो थे, उस पूजा भील के नेतृत्व से इसने पहाड़ों से युद्ध को संचालन रखा, परंतु मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। इस युद्ध में इसके बाद इसने गोरिल्ला व छापामार इन पद्धतियों का इस्तेमाल किया। मतलब गोरिल्ला और छापामार पद्धतियों का इस्तेमाल किया था इसने। इसके बाद ये पहाड़ों में रहने लग गया महाराणा प्रताप, परंतु अपना क्षेत्र छोड़ दिया। संकट आ गया, पूर्णतः मेवाड़ छूट चुका था, परंतु इसने संकटकालीन समय में यहाँ पाली का एक व्यक्ति था, उस पाली के व्यक्ति का नाम था भामासा। नाम ही उसका भामासा है। इस भामासा व्यक्ति ने अपनी पूरी संपत्ति महाराणा प्रताप को दान में दे दी। जब इस पर संकट आया और पहाड़ों में चला गया तो महाराणा प्रताप को पूरी संपत्ति किसने दी थी? भामासा ने। भामासा कहाँ के थे? पाली को। इसलिए इस भामासा को मेवाड़ का दानवीर कर्ण बोलते हैं। मेवाड़ का दानवीर कर्ण किसको कहते हैं? तो मेवाड़ का कर्ण ही है एक तरीके से, जिसने अपनी पूरी संपत्ति दान में दे दी। वो भामासा था जिसने महाराणा प्रताप को पूरी संपत्ति दे दी, इसलिए इसको मेवाड़ का दानवीर कर्ण। और इनकी संपत्ति लेने के बाद इसने लगभग 1585 ईस्वी में महाराणा प्रताप ने अपनी एक संकटकालीन राजधानी बनाई, जो है चावंड। चावंड आज उदयपुर में ही पड़ता है। चावंड को राजधानी बना लिया। जब मेवाड़ छूट गया तो पहाड़ों में रहते हुए इसने अपनी संकटकालीन राजधानी कौन सी बनाई? चावंड। चावंड आज उदयपुर में पड़ती है। चावंड को इसने अपनी राजधानी बनाया था 1585 ईस्वी में। ये चावंड इसकी राजधानी बना ली इसने। इसके बाद ये युद्ध को बराबर उस गोरिल्ला और छापामार पद्धति से पहाड़ों से लड़ता रहा, परंतु मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। हल्दी घाटी के युद्ध में हार जरूर गया। इसके बाद इसको मौका लगा और 1582 ईस्वी में
1582 ईस्वी में एक युद्ध होता है जिसको बोलते हैं दिवेर का युद्ध। दिवेर की स्थिति आती है राजसमंद में। दिवेर कहाँ पड़ता है? राजसमंद में। आज वर्तमान स्थिति दिवेर की कहाँ है? राजसमंद में। 1582 ईस्वी में दिवेर का युद्ध होता है और दिवेर के युद्ध में शासक कौन कौन होते हैं? शासक हैं एक तरफ तो महाराणा प्रताप और दूसरी तरफ इस अकबर अपने चाचा को भेजता है सुल्तान खां। सुल्तान खां के नेतृत्व में सेना आती है, मतलब अकबर की तरफ से आया था, वो आया सुल्तान खां दिवेर के युद्ध में और एक तरफ महाराणा प्रताप। इसका परिणाम क्या हुआ था? परिणाम ये हुआ कि ये जो इसके बाद में ये महाराणा प्रताप जंगलों से लड़ता रहा, चावंड से अपना युद्ध संचालन किया और दिवेर का जो युद्ध हुआ था अगला, इस दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप की क्या हो जाती है? विजय। महाराणा प्रताप जीत जाता है और जो खोया हुआ मान सम्मान जो हल्दी घाटी में खो गया था वो इसको वापस प्राप्त हो जाता है। इसलिए इस दिवेर का जो युद्ध था, इस दिवेर के युद्ध को प्रताप का गौरव, प्रताप का गौरव का युद्ध बोलते हैं। प्रताप के गौरव जो वापस प्राप्त हुआ, जो हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप का मान सम्मान गौरव जो खो गया था, वो सारी चीज इसको वापस प्राप्त हुए। किस युद्ध में? दिवेर के युद्ध में। अब इस दिवेर के युद्ध में इसको सब कुछ वापस मिल गया, परंतु दो स्थान ध्यान रखना, महाराणा प्रताप को दो स्थान कभी नहीं मिले, एक तो चित्तौड़गढ़, दूसरा मांडलगढ़। ध्यान रखना, खुद चित्तौड़गढ़ इसको कभी वापस नहीं मिला जब तक जीवित रहा। इस महाराणा प्रताप को दो स्थान इसको वापस नहीं लिया, नहीं दिवेर के युद्ध के पश्चात इसने अपना पूरा साम्राज्य वापस मुगलों से ले लिया था, परंतु दो स्थान कभी नहीं मिले। ये दो स्थान अभी क्वेश्चन बनाए, दो स्थान कौन कौन से जो महाराणा प्रताप को नहीं मिले? एक तो था मांडलगढ़, भीलवाड़ा में पड़ता है आज, और एक खुद स्वयं चित्तौड़गढ़ राजधानी इसको कभी भी अपने जीवन काल में नहीं मिली। दो स्थान जो नहीं मिले, एक तो नहीं मिला भीलवाड़ा और दूसरा भीलवाड़ा का मांडलगढ़, एक तो ये नहीं मिला और दूसरा नहीं मिला चित्तौड़गढ़। मांडलगढ़ और चित्तौड़गढ़ इसको वापस खोए हुए मान सम्मान में दिवेर के युद्ध के पश्चात भी ये दो स्थान महाराणा प्रताप को वापस नहीं मिलते हैं। उसके बाद सारा साम्राज्य इसको वापस मिल जाता है। इसने हल्दी घाटी के युद्ध का आरंभ कहाँ से किया और अकबर ने कहाँ से किया, ये भी एक क्वेश्चन बनता है, पर बहुत डीप बनता है। एक केलवाड़ा स्थान से किया था, एक ने अजमेर से किया था। भाई इसके अलावा ये महाराणा प्रताप 1597 ईस्वी में, ये जो इसकी संकटकालीन राजधानी थी चावंड, इस चावंड में 1597 ईस्वी में चेटक का अभ्यास कर रहा था। चेटक घोड़े का नाम भी था। चेटक धनुष की जो कमान होती है ना, वो धनुष की कमान को भी चेटक बोलते हैं। ये क्या, धनुष विद्या का अभ्यास कर रहा था, युद्ध विद्या का अभ्यास कर रहा था महाराजा प्रताप। प्रताप खुद महाराणा प्रताप चावंड में अपनी राजधानी जो बना ली थी उसमें, क्योंकि चित्तौड़गढ़ तो इसको कभी मिला ही नहीं, इसलिए राजधानी इसने चावंड से ही रखी थी और चावंड में चेटक का अभ्यास कर रहा था 1597 में। और चेटक के अभ्यास करते समय इस महाराणा प्रताप की उस चेटक खींचते समय इतनी तेज चेटक खींची, तो इस चेटक खींचते समय महाराणा प्रताप की क्या हो जाती है? मृत्यु। महाराणा प्रताप जीवित रहे तब तक कभी भी जीते जी इन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। अपना क्षेत्र छोड़ दिया, दोबारा क्षेत्र जीत लिया, परंतु मुगलों की जीवित रहते हुए मेवाड़ को मुगलों के हवाले नहीं किया। ऐसा महाराणा प्रताप था। ये पूरी बात महाराणा प्रताप की। इसके बाद राजगद्दी इसके पुत्र अमर सिंह के पास चली जाती है और अमर सिंह जो था, उस अमर सिंह ने, इस अकबर का पुत्र था शाहजहां, खुर्रम जिसको बोलते हैं, उस खुर्रम के साथ 1615 ईस्वी में, 1615 ईस्वी में खुर्रम शाहजहां के साथ मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। मुगलों के साथ मेवाड़ में अधीनता स्वीकार करने वाला राजा कौन हुआ? अमर सिंह। अमर सिंह महाराणा प्रताप के पुत्र थे जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। महाराणा प्रताप ने जीवित रहते हुए कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की, परंतु अमर सिंह को अधीनता स्वीकार करनी पड़ी परिस्थितियों के बदौर। कब वो मन में कभी भी, प्रारंभ में तो वो अपने पिता के भांति ही युद्ध लड़ा था, उनसे हमेशा संघर्ष करता रहा, परंतु जब उससे संघर्ष नहीं चला तो उसने क्या है, मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। परंतु कभी भी जीवित रहते हुए अपने शासनकाल में मुगल दरबार में जाकर पेश नहीं हुआ, क्योंकि मन में तो नहीं चाहता था, पर मजबूरी बस
उसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। एक चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि मेवाड़ में मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला राजा तो अमर सिंह हो गए, परंतु मुगल दरबार में पेश होने वाला राजा अमर सिंह का पुत्र था करण सिंह। करण सिंह मुगल दरबार में पहुंचा था। मुगल दरबार में कभी भी अमर सिंह भी पेश नहीं हुआ, महाराणा प्रताप तो गया ही नहीं। महाराणा प्रताप ने तो अधीनता स्वीकार कभी की नहीं, जीवित रहते समय भी महाराणा प्रताप ने कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। अधीनता स्वीकार करने वाला कौन था? अमर सिंह। परंतु मुगल दरबार में पेश होने वाला कौन था? करण सिंह। करण सिंह ने मुगल दरबार को संभाला था, वो का सबसे पहले पेश हुआ। और इस मेवाड़ में अंतिम जो राजा था, मेवाड़ का अंतिम राजा जिसको बोलते हैं भोपाल सिंह। इस बीच दौरान कई राजाएं देखो, पर आपको उनके बारे में ध्यान नहीं रखना। भोपाल सिंह अंतिम राजा है मुगल वंश का, इस मेवाड़ का अंतिम राजा है, अंतिम, जिसके समय इस मेवाड़ रियासत को राजस्थान के एकीकरण में मिला दिया था। और एकीकरण जब उदयपुर को राजधानी बनाया तो वहाँ महाराजा प्रमुख का जो पद था वो इस भोपाल सिंह को ही दिया गया था, और भोपाल सिंह मेवाड़ के अंतिम राजा हुए। तो ये बात आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सारी बातें इसके अंदर आ गई और आपका मेवाड़ भी क्लोज हो गया। नेक्स्ट अपनी बात करते हैं मारवाड़ पे। इस तरीके से आपको जल्दी ही क्लास से सिलेबस आप तक पहुंच जाएगा। मिटा दूं? आप लोगों को कुछ मेरी आवाज़ वर्ड सुनाई देते हैं? आप लोगों को मेरे वर्ड सुनाई देते हैं? नहीं आते? बिल्कुल ही आवाज़ सुनाई नहीं देती। फिर आप देखकर इसको कर लेते हो। भाई फर्स्ट डे जब था ना, पहला दिन, उस दिन मैं आपको कुछ कह रहा था तो मुझे समझ में नहीं आया था कि आप लोग ठीक लिखते हो ना। ठीक, जो चीज़ है आपको थोड़ी बहुत देखो, अपन सबसे बड़े वंश से निकल गए, वो समझ में आता है। इसीलिए मैं आपको हर बात को इस बोर्ड पे लिखता भी हूँ। क्यों? क्योंकि मैं सुना के, ये सत्यनारायण भगवान की कथा तो सुना के चला जाऊंगा, ठीक है, पर सुनने से आपका काम हो ही नहीं रहा, इसलिए मैं वो हर वर्ड को यहाँ पे लिखता भी हूँ। लिखने का रीज़न यही है कि आप तीनों के लिए वो क्लियर हो जाए, ठीक है। मैं इसके बाद अपन जो बात करेंगे वो करेंगे मारवाड़। मारवाड़ मतलब जोधपुर। मारवाड़ का इतिहास और एक कस्बा। इतिहास में से अपन निकल जाएंगे, फ्रीडम के पोर्शन में चलेंगे। 2, 5, 10 दिन की क्लासों में आपको फ्रीडम और ये लेकर आपको कल्चर के पोर्शन को भी लगभग जितना फास्टली होगा आप तक एक बार सिलेबस पहुंचाने का प्रयास करूंगा। भाई ये मारवाड़ का जो इतिहास है, मारवाड़ की 3 शाखाएं राजस्थान में चली। एक मूल शाखा जो चली मारवाड़ की वो तो चली जोधपुर में। जोधपुर का राठौड़ वंश जिसको बोलते हैं। मारवाड़ में जो वंश स्थापित हुआ वो कौन सा वंश था? राठौड़ वंश। जोधपुर का राठौड़ वंश। दूसरा यही राठौड़ वंश बीकानेर में भी गया, बीकानेर का राठौड़ वंश। और तीसरी इसकी शाखा लगी राजस्थान में, वो लगी किशनगढ़। किशनगढ़, और ये पड़ता है अजमेर में। किशनगढ़ अजमेर का राठौड़ वंश। भाई मारवाड़ में एक ही वंश है राठौड़ वंश, और राठौड़ वंश की 3 शाखाएं राजस्थान में मिलती हैं, जोधपुर में, बीकानेर में और इधर किशनगढ़। किशनगढ़ के लिए तो एक चीज ध्यान रख लेना, आपके एग्जाम में तो एक ही क्वेश्चन उठ सकता है जो सबसे महत्वपूर्ण और बहुत बार एग्जामों में आया है, वो है बनी ठनी शैली। बनी ठनी शैली, जिसको किशनगढ़ शैली भी बोलते हैं, इसी को बोलते हैं किशनगढ़ शैली। इसमें ये काम सबसे शानदार हुआ कि इसको बनी ठनी शैली, भारत की मोनालिसा भी कह देते हैं। इस बनी ठनी शैली, किशनगढ़ शैली, इसमें 2 राजाओं के नाम सावंत सिंह
या फिर इसको बोलते थे नागरी दास। नागरी दास सावंत सिंह के शासनकाल में बनी ठनी किशनगढ़ जो शैली थी, उस किशनगढ़ शैली इस किशनगढ़ अजमेर में राठौड़ वंश से संबंधित है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात इसकी तो बस खाली मूल वंश है वो है जोधपुर के अंदर राठौड़ वंश। ये जोधपुर का जो राठौड़ वंश था, इस जोधपुर के राठौड़ वंश को अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये राठौड़ों की उत्पत्ति कैसे हुई थी, तो कोई तो बताता है कि राठौड़ एक जाति है। राष्ट्रकूट दक्षिण भारत में एक जाति रहती थी, उस राष्ट्रकूट को ही धीरे धीरे पर्याय उस जाति को ही क्या कहने लगे, राठौड़। राष्ट्रकूट को राठौड़ कहने लगे तो ये राठौड़ वंश की बात आती है। ये मारवाड़ के राठौड़ वंश, राजस्थान में जोधपुर का राठौड़ वंश, बीकानेर का राठौड़ वंश और किशनगढ़ अजमेर का राठौड़ वंश, इस बनी ठनी शैली किशनगढ़ शैली सावंत सिंह नागरीदास, ये इससे संबंधित है। ये बातें सब महत्वपूर्ण। सबसे मेन बात है मूल राठौड़ वंश कहाँ था, जोधपुर में। जोधपुर के ही राव बीका बीकानेर आए और बीकानेर में राठौड़ वंश की उन्होंने क्या की थी, स्थापना। भाई इस बीकानेर के राठौड़ वंश का एक ही राजा सबसे अच्छा है जिसका नाम है राय सिंह, और इस जोधपुर के राठौड़ वंश का एक सबसे प्रतापी राजा है वो है मालदेव। कौन सा राजा है, मालदेव। मालदेव की कहानी, यहाँ आपको इनका नाम ध्यान रखना है, यहाँ मालदेव का नाम और यहाँ राय सिंह का नाम। अपन इस वंश को पूरा पढ़ेंगे, आपको पूरी पिक्चर दिखा के जाऊंगा इस वंश की, तो ठीक है। इनका टेलर दिखाऊंगा खाली, ठीक है ना, टेलर से ही काम हो जाएगा आपका। इसकी पूरी पिक्चर जरूर है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से उठता है, राठौड़ मिटा दूं ये, ठीक है, लिख लिया, नोट डाउन है ना। देखो इस राठौड़ जो वंश है, इस राठौड़ वंश में राठौड़ वंश, राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था, तो संस्थापक था राव सिया। संस्थापक कौन था, राव सिया। अब किसी वंश को कोई स्थापित करे तो उसको कह देते हैं आदि पुरुष या फिर क्या बोलते हैं, मूल पुरुष। क्योंकि चौहान वंश में आदि पुरुष था, आदि पुरुष मूल पुरुष वासुदेव को बोलते थे। गुहिल वंश में गुहादित्य को आदि पुरुष मूल पुरुष कहा गया था, और मारवाड़ में राठौड़ वंश में राव सिया को आदि पुरुष मूल पुरुष कहते हैं। ये जो राव सिया था, ये राव सिया इस वंश का क्या है, संस्थापक। इस राठौड़ जो वंश है इसका संस्थापक कौन है, राव सिया। इस राठौड़ वंश के बारे में जानकारी कहां से प्राप्त होती है, भाई ये वंश कहां से आया, कैसे आया, वो सारी जानकारी दो ग्रंथों से प्राप्त होती है। एक ग्रंथ का नाम है मुनोत नैन्सी। ये एक साहित्यकार हुए थे मुनोत नैन्सी। नैन्सी के दो साहित्यिक ग्रंथ हैं, एक तो है नैन्सी ख्यात, और दूसरा साहित्यिक ग्रंथ है मारवाड़ परगना विगत। ये दोनों जो ग्रंथ हैं ये किसने लिखे, मुनोत नैन्सी। ये जसवंत सिंह के दरबारी थे मुनोत नैन्सी, और मुनोत नैन्सी ने अपने साहित्य जगत में दो ग्रंथ लिखे। एक ग्रंथ का नाम था नैन्सी ख्यात, दूसरे ग्रंथ का नाम था मारवाड़ परगना विगत। इस दोनों ग्रंथों से पूरे राठौड़ वंश की जानकारी प्राप्त होती है। इस राठौड़ वंश मुनोत नैन्सी जसवंत सिंह के दरबारी कवि थे और कोषाध्यक्ष थे उसके दरबार में। उस पर एक बार कुछ विलेम लगा था मुनोत नैन्सी पर जसवंत सिंह के दरबार में, और दरबारी इससे इस बात पर चिढ़ते थे कि कोष का भार जसवंत सिंह ने मुनोत नैन्सी को दे रखा था, इसलिए इस पर कोष में गवन का एक विलेम लगा दिया था। उस वजह से बताते हैं कि इस मुनोत नैन्सी ने अपने अंतिम समय में अपनी आत्महत्या कर ली थी, उसको कसूरवार साबित कर दिया, जबकि इसने पूरे जीवन मारवाड़ की इस राठौड़ वंश की सेवा की मुनोत नैन्सी ने, और दो ग्रंथ लिखे जिसमें पूरा राठौड़ वंश का इतिहास लिख दिया। इस नैन्सी के अनुसार संस्थापक इसका राव सिया था। अब ये राव सिया कौन था, देखो ये जो राव सिया था, ये राव सिया मारवाड़ में। अब मारवाड़ कहाँ पड़ता है, तो मारवाड़ इधर पड़ेगा, देखो इस राजस्थान में मारवाड़ यहाँ है,
मारवाड़ मतलब जोधपुर, जालौर, बाड़मेर। जोधपुर, जालौर, बाड़मेर और पाली, मुख्यतः इन चारों जिलों को आप सम्मिलित कर दो। जोधपुर संभाग के अंतर्गत जो क्षेत्र था वो क्षेत्र कहलाता था ये मारवाड़। कौन सा क्षेत्र कहलाता था? मारवाड़। अब ये मारवाड़ में ये रावसिया कहां से आ गया? रावसिया कौन था? तो यहां कन्नौज था। कन्नौज के राजा थे जयचंद गेडवाल। जयचंद गेडवाल कन्नौज के क्या थे? राजा। वही संयोगता के पिता पृथ्वीराज चौहान वाला किस्सा पढ़ा था आपने, जो इस कन्नौज के राजा जयचंद गेडवाल पर 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया था। और जब गौरी ने आक्रमण किया तो उस युद्ध में कन्नौज को जीत लिया था। तब ये रावसिया इस जयचंद गेडवाल का ही पड़ पोता है। इस जयचंद गेडवाल का पोता है ये रावसिया, जो यहाँ से निकल जाता है। कुछ सैनिक थे इसके पास, जब हार हो गई तो यहाँ से भाग लिया और भागकर धीरे धीरे इस राजस्थान के इस क्षेत्र में आया। यहाँ एक अर्धचंद्राकार झील पड़ती है जिसको बोलते हैं पुष्कर। कौन सी झील पड़ती है? पुष्कर। ये पुष्कर झील पर आकर रुक जाता है। अर्धचंद्राकार झील पुष्कर, इस पुष्कर झील पर आकर रुकता है। और जब पुष्कर झील पर आकर रुकता है तो यहाँ कुछ ब्राह्मण परिवार थे जो भी पुष्कर झील पर आना जी ने ब्रह्मा जी के वराह मंदिर बनवाए थे अजयराज चौहान के लिए। वो बराह मंदिर थे। और पुष्कर झील एक पवित्र झील है जिसको तीर्थराज, कोकन तीर्थ, पंचम तीर्थ, तीर्थों की मामा, सबसे पवित्र झील की और एक प्राकृतिक झील की संज्ञा देते हैं राजस्थान में। इस अर्धचंद्राकार झील जो थी पुष्कर झील, इस पुष्कर झील की अगर बात करें तो इस पुष्कर झील में के पास ये यहां से निकलता है, कन्नौज से निकलता है। और कन्नौज से आगे ये जयचंद गेडवाल का पड़ पोता था रावसिया। इस रावसिया ने जैसे ही यहां से निकला और इस पुष्कर झील के आसपास क्षेत्र में आकर रुक गया। ये जा रहा था द्वारकाधीश के लिए। द्वारकाधीश की यात्रा के लिए, द्वारकाधीश की यात्रा के लिए निकला था और इस पुष्कर झील के किनारे आके रुक गया। यहाँ कुछ ब्राह्मण परिवार थे, वो भी पुष्कर झील पर यात्रा करने आते थे, यहाँ पूजन करने आते थे। कुछ पुष्कर में रहते थे, कुछ पाली जिले में रहते थे, कुछ जालौर जिले में रहते थे, वो भी पुष्कर आते थे। ये एक राजकुमार था कन्नौज रियासत का, पर हार हो गई तो वहां से निकल लिया। इसने जब उन ब्राह्मण परिवारों ने इसको देखा तो इससे पूछा कि आप कहाँ से आए हो? तो रावसिया ने कहा कि मैं कन्नौज के राजा जयचंद गेडवाल का पड़पोता और वहाँ का राजकुमार हूँ, कन्नौज का, द्वारकाधीश की यात्रा के लिए निकला हूँ। इस वजह से और पुष्कर में थोड़ी देर यात्रा वृत्तांत के लिए आया था और यहाँ पर विश्राम कर रहा हूँ। तब उन्होंने इसको राजकुमार समझा और इसकी बढ़िया सेवा पूजा करने लगे। बढ़िया जब सेवा होने लगी तो खाने की व्यवस्था भी उन्होंने ही कर दी ब्राह्मण परिवारों ने। यहाँ आसपास के ब्राह्मण परिवार सुबह शाम रोज खाना पहुँचाते। इसने सोचा कि कुछ दिन यहीं रुक लेते हैं, अपने पास ठौर ठिकाना तो कुछ है ही नहीं, इसलिए ऐसा करते हैं अपन तो यहीं रुक लेते हैं कुछ दिन। 2-5 दिन रुका। राजा परिवार जो ब्राह्मण परिवार थे सुबह शाम इसके पास आते तो इससे पूछते कि आपने पहले पृथ्वीराज चौहान के साथ भी युद्ध किया था और मोहम्मद गौरी के साथ भी युद्ध, बड़े बड़े युद्धों की बातें चलती थी। बातें चलती, ये भी बड़ी बड़ी लंबी लंबी आंकता था। रावसिया ने भी इतनी लंबी लंबी बातें कर दी उनके सामने कि हाँ मैं खुद में उस युद्ध में था और मैं पहले उस युद्ध में इस तरीके से लड़ा था, बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। तो इस ब्राह्मण परिवार जो थे वो यहाँ आसपास इस मारवाड़ के जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र में मोमडनों का आतंक था। उस समय मोमडन मुसलमान ब्राह्मण परिवारों को परेशान करते थे। उन ब्राह्मण परिवारों ने सोचा कि क्यों ना इस राजकुमार से सहायता ली जाए और इन मोमडनों से, मुसलमानों से हमारी रक्षा करे। इन्होंने गुहार लगाई कि महाराज आप तो बहुत बड़े वीर योद्धा हो, आपने बड़े बड़े युद्ध लड़े, हमारी एक छोटी सी समस्या मिटा जाओ। उन्हें सोची बता रहे कहाँ फंसाएंगे जाने। उन्होंने इसको कहा कि ठीक है आप बताओ क्या समस्या है। कि आसपास मुसलमान रहते हैं, जैसलमेर में भी मुसलमान के क्षेत्र है, इधर आसपास जो मुसलमान रहते हैं वो हम ब्राह्मण परिवारों को सताते हैं, हमारे घरों में जबरन लूटपाट करते हैं, अभद्र व्यवहार करते हैं हमारी बहन बेटियों के साथ। तो
हम उनसे बहुत परेशान हैं, आप उनसे हमारी रक्षा कर दो, उनका खात्मा कर दो। राव सिया फंस गया बड़ी बड़ी बात करके। अब सोचे राव सिया की यार बात तो बड़ी कर दी, अब नीची कैसे करूं, मना कैसे करूं। तो इसने कहा ठीक है मैं सोचता हूं और अपन युद्ध कर लेंगे उनके साथ, मैं उनसे युद्ध कर लूंगा। पर मेरे साथ एक समस्या है, ये भी दिमाग लगा गया उस समय कि मेरे साथ एक समस्या है कि मैं इतनी बड़ी सेना तो लेके नहीं आया, 10 20 50 ये सैनिक है मात्र। मेरा कहना ये कि आप ब्राह्मण परिवारों को भी अस्त्र शस्त्र उठाने पड़ेंगे इस युद्ध में। मुसलमानों से युद्ध तो लड़ लेंगे पर आप लोगों को मेरी सेना में शामिल होना पड़ेगा। राव सिया भी समझो कि मैं मरूंगा तो लेके तो मरूंगा इनको, ठीक है ना। इस वजह से इस राव सिया ने, ये ब्राह्मण परिवारों ने इसके पीछे हिम्मत भी कर ली और अंततः हुआ क्या कि इसने यहाँ ये पाली का क्षेत्र पड़ता है, इधर बीकानेर का क्षेत्र पड़ता है, इधर जैसलमेर में, इस क्षेत्र में मुसलमानों का पूर्णतः क्या कर दिया, खात्मा। ब्राह्मण परिवार इसके उत्साह में खूब लड़े और लड़कर इनका से मुक्ति दिला दी। तो यहाँ पाली के आसपास, यहाँ कोडम देसर पड़ता था पहले बीकानेर का, पाली के आसपास ये अपना केंद्र बिंदु बनाकर यहीं बैठ गया और यही क्षेत्र मारवाड़ कहलाया, जिसमें सबसे पहले राव सिया ने इस राठौड़ वंश की क्या कर दी, स्थापना। ऐसे इसकी स्थापना हुई थी। राव सिया के बाद यहाँ एक राजा आया था जिसका नाम था आसनाथ। आसनाथ जैसे आया वैसे ही चला गया, जलालुद्दीन खिलजी के साथ युद्ध हुआ और लड़ते हुए आसनाथ क्या हो गया, मारा गया। आसनाथ की कोई बात नहीं है। इसके बाद एक राजा आया था जिसका नाम था दूहड़। दूहड़ जो राजा आया भारत में, ये दूहड़ राजा इस दक्षिणी भारत, जिसको प्रायद्वीपीय हिस्सा बोलते हैं, यहाँ पड़ता है कर्नाटक। इस कर्नाटक में जो क्षेत्र है, यहाँ कर्नाटक में एक माता थी, उस माता का नाम था चक्रेश्वरी माता। यहां पड़ता है मारवाड़। ये दूहड़ क्या करता है, ये दूहड़ मारवाड़ से निकलकर दक्षिणी भारत में जाता है कर्नाटक में, और कर्नाटक में ये चक्रेश्वरी माता है। और इस चक्रेश्वरी जो माता थी, चक्रेश्वरी माता थी, इस माता को यहां से ले आता है और लाकर इस मारवाड़ क्षेत्र में, मतलब यहाँ बाड़मेर पड़ता है, बाड़मेर जो जिला है, उस बाड़मेर जिले के नगाना एक गांव है, नगाना गांव। उस नगाना गांव में, नगाना गांव का नाम है बाड़मेर के नगाना गांव में, यहाँ पर नागनेची के नाम से स्थापित करता है और नागनेची माता का नाम रखता है। और नागनेची माता मारवाड़ के राठौड़ वंश की ये कहलाती है क्या, कुल देवी। भाई हर राजा किसी वंश को स्थापित करेगा तो अपनी कुल देवी जरूर बनाता है। देखो राव सिया ने स्थापना कर दी, संस्थापक ये राव सिया। उसके बाद आसनाथ कोई काम का नहीं था, जलालुद्दीन खिलजी के हाथों मारा गया, हार गया। पर दूहड़ जो इसके बाद राजा आया था वो मारवाड़ से कहाँ गया था, दक्षिण भारत में, कर्नाटक में चक्रेश्वरी माता थी, उसकी मूर्ति को वहां से ले आया और लाकर उसका सबसे पहला मूल मंदिर नगाना गांव बाड़मेर में बनाया था, जिसको यहाँ नाम रखा नागनेची माता, जो इस राठौड़ वंश की क्या कहलाती है, कुल देवी। परंतु इसका विशाल प्रसिद्ध मंदिर आज मेहरानगढ़ दुर्ग में चामुंडा माता का मंदिर और नागनेची माता का मंदिर इस मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। तो ये सारी बातें इस मेहरानगढ़ दुर्ग के तहत नगाना बाड़मेर में इसका मूल मंदिर है। कुल देवी का मंदिर हुआ नागनेची माता। दूहड़ के बाद रावचूड़ा का पुत्र रनमल, रनमल की वो घटना हंसाबाई के साथ जो मेवाड़ में पड़ी वो यहाँ भी जुड़ेंगे। और इसके बाद इसका सबसे प्रतापी जो राजा आएगा आगे, वो सबसे प्रतापी राजा आएगा मालदेव। सबसे महत्वपूर्ण हम इस मालदेव को पढ़ेंगे आगे इस मारवाड़ में। आपको कनेक्टिविटी जुड़ गई ना मारवाड़ की। कुल देवी कौन हुई, नागनेची माता। प्रसिद्ध मंदिर मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर है। राव जोधा, एक तो जोधा पढ़ेंगे, रावचूड़ा के अलावा राव जोधा पढ़ेंगे, और राव जोधा के अलावा मालदेव। नगाना गांव बाड़मेर में, नगाना गांव है, बाड़मेर का है। यहाँ नागनेची माता जो इस राठौड़ वंश की क्या कहलाती है, कुल देवी। इस तरीके से इस राव सिया ने राठौड़ वंश की क्या कर दी थी, स्थापना। और आप इन बातों को नोटेट कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। अपन इसके बाद के राजा पढ़ेंगे आसनाथ दूहड़, दूहड़ के बाद राजा पढ़ेंगे वो होगा रावचूड़ा। रावचूड़ा के बाद एक दो बात रनमल की,
वो सारी किस्सा आप मेवाड़ में पढ़ चुके हो, वही रनमल हंसाबाई का भाई जिसने लाखा के साथ विवाह करा दिया। रनमल के बाद रनमल का पुत्र आएगा राव जोधा। राव जोधा मेहरानगढ़ दुर्ग बनाएगा और जोधपुर में राजधानी बनाएगा। इसने तो बस पाली क्षेत्र में केंद्र बनाया था, जोधपुर राजधानी बनेगी जो राव जोधा के शासनकाल में जोधपुर को नगर बसाएगा ये 1459 ईस्वी में, और जोधपुर नगर में मेहरानगढ़ दुर्ग बनाएगा राव जोधा। राव जोधा के बाद राजा आएगा, वो राव जोधा के बाद सबसे प्रतापी राजा आएगा मालदेव। मालदेव सबसे प्रतापी राजा आएगा जिसको हमें पढ़ना है, राव जोधा और मालदेव। यहाँ तक ये राठौड़ वंश जोधपुर की शाखा आपको चलेगी। तो अगली क्लास में लास्ट आधा घंटे में इनको खत्म करेंगे, और उसके बाद अगली एक दो बात बीकानेर के संबंधित और जो बातें हैं मुख्य पर्याय किस किस राजा के बारे में वो मैं आपको नोट डाउन कराऊंगा। मारवाड़ अपन एक दो दिन क्लास में खत्म करेंगे। उसके बाद एक वंश और बचता है कक्सबा, और फिर फ्रीडम के पोर्शन में चलेंगे। तो आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। हैव ए नाइस डे। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और नेक्स्ट क्लास में फिर बातें करें।